आपका स्वागत है। मैं हूं नीलू और आप खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कुंभ में कोविड टेस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। 2 लैब ने 1 लाख से ज्यादा टेस्ट जांच में शामिल थी। कुल 22 लैब, बाकी लैब भी अब शक के दायरे में आ गई है। एमओयू करने वाली संस्थाएं भी अब रडार पर हैं। तो बड़ी खबर आ रही है कि 2 लैब ने 1 लाख टेस्ट कर दिए और अब इसको लेकर जांच की बात हो रही है। कुल 22 लैब ऐसे हैं जिन पर शक है कि इन्होंने भी फर्जीवाड़ा किया है। एमओयू करने वाली संस्थाएं भी अब रडार पर हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी, एडिटर न्यूज 18 उत्तराखंड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, ये आखिर है पूरा मामला क्या? अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से ये पूरे मामले को उजागर किया गया? देखिए नीलू, ये मामला है इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 31 मार्च को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जब ये कुंभ शुरू हो रहा था उस वक्त की सरकार को साफ निर्देश दिए थे कि आप पर डे 40,000 लोगों का टेस्ट करिएगा जो हरिद्वार में आ रहे हैं। हालांकि हरिद्वार में आने की तब एक कंडीशन थी कि लोग अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे, लेकिन जो नहीं ला पा रहे हैं वो अपना टेस्ट करवाएंगे, ये था। इसके लिए वहाँ के जो जिला प्रशासन है उसने 22 एजेंसीज के साथ अनुबंध किया, एमओयू किया, जो अलग अलग टेस्ट करेंगे। उसी टेस्ट के दौरान करीबन इनका दावा है कि 4 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया पूरा कुंभ अवधि में। अब मामला तब खुला जब हाल में एक पंजाब के युवक के पास एक एसएमएस आया, और माफ कीजिएगा, एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि आपने आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई है, जो टेस्ट आपने हरिद्वार में कराया था। वो युवक भौचक्का इसलिए रह गया क्योंकि वो अपने जीवन में कभी हरिद्वार ही नहीं आया था। उसने इसकी शिकायत आईसीएमआर में करी। आईसीएमआर ने स्टेट के अधिकारियों को बताया। स्टेट के अधिकारियों ने इतनी जांच करी तो पकड़ा गया कि ये तो पूरी फर्जी इस तरीके की जांचें हुई हैं। अब खुलासा हो रहा है कि करीबन 1-1.25 लाख के आसपास के नंबर हो सकता है जो फर्जी जांच हुई है। तो ये पूरा जो पूरे कुंभ के दौरान जितने लोगों की जांच हुई थी वो सभी क्वेश्चन में आ गई है नीलू। और ये मामला छोटा मामला नहीं है क्योंकि लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा मामला था। उस वक्त ये भी खबरें आई थी, ये भी दावा किया गया था भाई कुंभ जो है कोरोना के स्प्रेडर के तौर पे, कोरोना को फैलाने में इसका बहुत बड़ा रोल हुआ। इस तरीके के एलिगेशन लगे थे। इसके समर्थन में भी लोग आए, इसका विरोध भी किया गया। अब जब ये पूरा जांच अब ये खुल रही है, धीरे धीरे जब परतें उधड़ रही हैं, तब ये सीरियस एक तरीके के घोटाले की तरफ अब ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है नीलू। अनुपम, कुल कितने ऐसे लैब हैं जिन पर फिलहाल अभी ये पता लगा है कि ये फर्जी तरीके से, क्योंकि 22 लैबों का जिक्र आपने किया है, अभी 2 लैबों में ही 1 लाख है, तो आगे अगर 22 लैबों की जांच अगर शुरू होती है तो फिर ये और बड़ा मामला हो जाता है। और फिर सवाल उत्तराखंड सरकार पर भी है कि किस तरह से इन लैबों की रिपोर्ट को ऑथेंटिक माना गया। तो बहुत सारे सवाल इससे जुड़ते हैं। बिल्कुल नीलू, इसमें सरकार से ज्यादा वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उन पे सवाल बनता है, उन पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या ऐसी वजह थी कि बिना क्रॉस चेक किए आपने इस तरीके की सीधे सीधे अनुबंध कर दिए और टेस्ट के ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको क्रॉस चेक करने की किसी ने जहमत भी नहीं उठाई। ये मामला जैसे मैंने आपको बताया खुला है जब एक किसी युवक के मोबाइल पे मैसेज गया है कि आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगर नहीं होता तो शायद इस पे परतें यूं ही पड़े रहती, कोई झांकता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं इसको, क्योंकि इतना मामला इतना पेचीदा है, टेक्निकल है। इस घोटाले को खोलना आसान नहीं था। अब जब ये खुला है तो ये पूरा जो है ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। देखिए, हर टेस्ट पे उत्तराखंड सरकार ने 354 रुपए दिए हैं संबंधित लैब को एंटीजन टेस्ट करने के, और आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए 500 रुपए दिए हैं। तो इस प्रकार से करोड़ों का कम से कम ये पेमेंट का मामला है। फिलहाल अभी 3 करोड़ से आसपास की कुछ पेमेंट्स हुई हैं कुछ लैब्स को, और बाकी को फिलहाल अभी होल्ड पर रखा गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं और फर्दर पता लगाएंगे कि कहीं अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है। लेकिन देखिए, कुल मिला के मामला यह है कि लोगों के स्वास्थ्य से किस प्रकार का खिलवाड़ किया गया, कैसे फर्जी रिपोर्टिंग आई। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, अभी भी उत्तराखंड में आने के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। यहाँ जो आने की लिए जो कंडीशन है स्टेट में आने के लिए, बाहर के किसी भी राज्य से कोई आता है। हाल में उत्तर प्रदेश की तरफ से बरेली से एक लगा हुआ जिला है हमारा, उधम सिंह नगर,
वहां से कुछ लोग उत्तराखंड को एंटर कर रहे थे। उसमें से एक युवक ने इस बात की शिकायत करी हेल्थ डिपार्टमेंट से कि उसको जो वहां पे एंटीजन टेस्ट किया गया, उसको शक है कि वो अच्छी तरह से नहीं किया गया। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो एंटीजन टेस्ट फर्जी था। फर्जी इस तरीके से था कि जो किट इस्तेमाल की गई थी वो किट ऑलरेडी हरिद्वार कुंभ में इस्तेमाल कर ली गई थी और वही एजेंसी यानी अनुपम, इसको कुल मिलाकर देखा जाए कि जो भी 22 कंपनियों को अनुबंध किया गया था, एमओयू इनके साथ साइन किया गया था, वो पूरी तरह से फर्जी है। अभी जो शुरुआती जांच में चीजें निकलकर सामने आई है और जो बातें निकलकर सामने आई, तो कहा जा सकता है सिर्फ वहां पैसा बनाया गया और सरकार को चूना लगाया गया। देखिए, एमओयू तो फर्जी नहीं कह सकते क्योंकि एमओयू तो कागजों पे होता है, दो पार्टियों के बीच होता है। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि जिस पार्टी के साथ एमओयू किया गया वो पार्टीज एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती हैं। हमारी जानकारी में यह आया है कम से कम एक पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा सवाल है, मैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज नाम से है, वो मौके पे एग्जिस्ट करती नहीं है, ना नोएडा में ना दिल्ली में जहां उसने अपना एड्रेस दिया है। सवाल तो यही है अनुपम कि एमओयू पे साइन कैसे कर लिया गया जब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपने पेपर वर्क में ये सब कुछ दिखा दिया। बिल्कुल, अभी पेपर वर्क में दिखा दिया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें अधिकारियों पे सवाल बनता है, स्वास्थ्य विभाग पे बनता है, जिला प्रशासन के उन ऑफिशियल्स में बनता है जो इस पूरी प्रोसेस में शामिल थे। क्या उन्होंने इतना जरूरी भी नहीं समझा? तो इतना बड़ा जब आयोजन हो रहा है, लाखों लोगों की हेल्थ से इसमें सीधे सीधे जुड़ा हुआ मामला है, कोविड जैसी महामारी से जुड़ा हुआ मामला था, तब भी किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया। अब जो पकड़ में आ रहा है, कोविड जैसी महामारी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इतना बड़ा घपला निकलकर सामने आया है और जांच बनता है और स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से ये जांच होती है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है और कोरोना केस की संख्या भी कम हो रही है। मंगलवार को कोरोना के केस का आंकड़ा 300 से कम रहा। कल कोरोना के कुल 274 नए केस आए सामने, जबकि 24 घंटे में कोविड से 18 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 515 मरीज रिकवर हो गए और अब राज्य में एक्टिव केस घटकर 3600 से रह गए हैं। राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर अब 95% पहुंच गया है। और कोरोना के चलते लाखों लोगों का रोजगार चौपट हो गया। अब देहरादून में टोक्यो और सिटी बस संचालकों ने अपनी गाड़ियों के परमिट भी सरेंडर करने शुरू कर दिए हैं। कोरोना के चलते हर तरह का व्यापार ठप हो गया है। ऐसे में लोगों के साथ रोजी रोटी की भी समस्या हो गई है। देहरादून में टूरिज्म कारोबार भी इससे अछूता नहीं रहा। मंदी से परेशान होने से यहां प्राइवेट टैक्सी संचालकों से लेकर सिटी बस संचालकों ने भी अपनी गाड़ियों के परमिट सरेंडर करना शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने में 350 से ज्यादा गाड़ियां सरेंडर हो चुकी हैं। सिटी बस 301, टैक्सी 29, मैक्स 32, स्कूल बस 18। कोरोना काल चल रहा है, उसमें परिवहन सार्वजनिक परिवहन के लिए एसओपीज जारी कर दी गई हैं। उसमें कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं और आजकल जो माहौल है उसमें आजकल पैसेंजर्स भी कम मिल रहे हैं, यात्रीगण कम मिल रहे हैं। इस कारण से व्यापार न होने के कारण या व्यापार की अच्छी परिस्थितियां न होने के कारण कई वाहन स्वामियों द्वारा अपनी बसें सरेंडर कर दी गई हैं। उसमें से अभी जो मेरे पास फिगर डाटा निकल के आया है, लगभग 300 बसेस ऐसी प्राइवेट सेक्टर की मेरे ऑफिस में अभी समर्पित ओब्लिक या सरेंडर हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में गाड़ियों के सरेंडर होने की वजह से सरकार की तरफ से टैक्स में छूट न मिल पाना भी माना जा रहा है। साथ ही पिछले दिनों 50% सवारियों के साथ गाड़ी चलाने से होने वाला घाटा भी इसकी एक बड़ी वजह है। देखो, जिस तरीके से इस समय जो है कोविड काल हो रखा है और सरकार द्वारा तो ना तो टैक्स माफी की कोई घोषणा की गई, ना कोई इंश्योरेंस में कोई राहत दी गई, तो हमारे यहाँ कम से कम 100-125 बसें जो हैं, सिटी बसें जो हैं, हमारे यहाँ सरेंडर हो गई। कोविड के चलते नुकसान तो सभी को हुआ है, लेकिन छोटे काम धंधे वालों पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और कोरोना की दूसरी लहर कुछ थमने के बाद अब टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ लौटने लगे हैं, जिसमें पर्यटन कारोबार में तेजी आने की उम्मीद जाग गई है। कोरोना का कहर कम होने के बाद धीरे धीरे पर्यटक पहाड़ की तरफ लौटने लगे हैं। नैनीताल में पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, जिससे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर खामोशी के बादल छटने लगे हैं। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वाले पर्यटक शांति, सुकून और स्वास्थ्य लाभ के लिए कैंपों और होटल्स में पहुंच रहे हैं। यहाँ हमें नहीं लगता कि कोई कोविड का डर है, क्योंकि इतना रश नहीं है और बहुत ही साफ सफाई और सारी उससे रखते हैं लोग।
सैनिटाइज करते रहते हैं सारी चीज़ों को। बिल्कुल पहाड़ पे आके तो बहुत सुकून मिलता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। यहाँ का वातावरण ही अपने आप में बिल्कुल सुकून देने वाला होता है। तो ये हमारे साथ वाले हैं, ये पहले कई बार आए थे तो हमसे बहुत तारीफ करते थे, तो हमने कहा हम भी जरूर जाएंगे। कोरोना के चलते 2 पर्यटन सीजन पूरी तरीके से ठप हो गए थे, जिससे पर्यटन व्यापार को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब भले ही लोग पहाड़ों की तरफ लौटने लगे हैं, लेकिन कारोबारी अभी भी नुकसान की चिंता में हैं। रिपोर्ट और ई पास लेके लोग आ रहे हैं, तो कुछ उम्मीद भी जग रही है और दे भी रहे हैं, हम स्टे वगैरह भी दे रहे हैं रिपोर्ट के साथ। उसके साथ तो लग रहा है कि थोड़ा खुलेगा तो थोड़ा शायद बिजनेस में भी। पहाड़ों में हजारों लोग पर्यटन कारोबार से जुड़े हैं। कोरोना ने इनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन अब पर्यटन के खुलने से इनमें एक नई उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा और काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र के लोगों को 8 करोड़ की सड़कों की सौगात दी है। काबीना मंत्री ने काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में 8 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यशपाल आर्य ने क्षेत्र में लिंक मार्गों को शहरों तक जोड़ने के लिए इन सड़कों का निर्माण शुरू कराया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में कोविड के दौरान आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को राशन भी दिया और वितरित किया। यशपाल आर्य ने बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार ही सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे किसी को भी आवाजाही में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लगभग 8 करोड़ की लागत से सड़कों की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें आज लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हमने किया है और आज विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मांगे भी आई हैं, उनका भी समयबद्ध तरीके से उनका भी हम निर्माण करेंगे। इस क्षेत्र में लगातार हमने काम किया है, विकास को एक नया आयाम दिए हैं। और टेरे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनएचएम द्वारा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर पद के लिए इंटरव्यू करवाए जाने से पहले ही हटाए गए कर्मचारियों ने विरोध किया और विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। साल 2017 में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर पद पर लगाए गए कर्मचारियों को हटा दिया गया, जिसके बाद कर्मचारी हाईकोर्ट गए, जिस पर 2019 में कर्मचारियों को फिर से रख लिया गया, लेकिन 2020 से फिर से हटा दिया गया। मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं डीएम ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई की बात कही है, जिसमें कि हमारी कोई गलती नहीं है और इनके द्वारा हमें 1 साल कुछ महीने बाद फिर यहाँ से नौकरी से हटा दिया गया था। हम हाई कोर्ट के शरण में गए थे, जहाँ से उच्च न्यायालय के माध्यम से हमारे स्टे मिला था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 1 साल 3 महीने नौकरी की है, जो कि आज उसके बाद फिर हमें हटाया गया और अभी हमारा लंबित कोर्ट में लंबित मामला पड़ा हुआ है 4 लड़कों का। इसमें कुछ मतलब हाई कोर्ट में मामला है, बट मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी मामला नहीं है। जो नियमानुसार कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी। और हरिद्वार के मेला अस्पताल ब्लड बैंक में एफरेसिस मशीन लगा दी गई है, जिसके बाद अब मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आने वाली बरसात में सीजन में डेंगू मलेरिया के मरीजों के अलावा गर्भवती स्त्रियों को इसका फायदा मिलेगा। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुप्ता का कहना है कि मशीन के चालू होने के बाद डोनर के ब्लड से ही प्लेटलेट्स तैयार कर लिए जाएंगे। मशीन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। में कमरा बनवा के एफरेसिस मशीन होती है जो प्लेटलेट्स बनाएगी, उसकी खरीद हो गई है। कमरा भी बनके तैयार हो गया है। इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है जो ड्रग कंट्रोलर करते हैं, तो उन सबको पत्र चले गए हैं। अब केवल इसका वेट है कि एक बार उनकी विजिट हो जाए और रजिस्ट्रेशन के लिए वो हाँ हो जाए। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की है। सीएम तीरथ रावत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य में ऑर्गेनिक खेती को लेकर बातचीत हुई। सीएम ने कई प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्री से मिलने के बाद सीएम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की और राज्य में रेल लाइन और नए रेल प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात की, जिसमें खासतौर पर पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को लेकर बातचीत हुई। उड़ान योजना के तहत दोबारा नीलामी और रनवे बढ़ाने की मांग की गई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये सारी बातें कही। इसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और गिरिराज सिंह से भी मुलाकात की।
और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बलूनी 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का फीडबैक ले रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि 2022 में फिर से राज्य के भीतर बीजेपी की सरकार बनेगी। बलूनी ने कहा कि वैसे तो पार्टी को चुनावी तैयारियां पार्टी की पूरी हो चुकी है, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति पर काम हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन के कामों पर जनता दोबारा भरोसा करेगी। चुनाव से ज़्यादा जन कल्याण के विषयों को देखते हैं कि किस तरीके से हमारे राज्य में विकास हो और यहाँ जनता का कल्याण हो, उसके लिए लगे हैं। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार हमारा काम कर रही है, पिछले 4.5 सालों में 4.25 सालों में बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ है। आने वाले जो कालावधि बची है, इसमें जो हमारे काम कंप्लीशन के नज़दीक आ रहे हैं, वह कार्य भी पूर्ण होंगे और जनता हमारे इन सभी कामों को ध्यान में रखते हुए हमको फिर से आशीर्वाद देगी, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने तल्ख तेवरों में आबकारी पदाधिकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है और अवैध शराब के साथ ही कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने को कहा। मंत्री ने कहा कि किसी भी अधिकारी के क्षेत्र में ऐसा हुआ तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। यशपाल आर्य ने कहा कि सख्ती के बाद भी कच्ची और अवैध शराब नहीं रुकती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। गंभीर विषय है और हमने जहाँ पर भी हमें इस तरह की शिकायतें आई हैं, हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश किए, प्रशासन को निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को हमने कहा है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की, कोई कोताही नहीं होनी। और आप देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। और सबसे पहले बात काशीपुर की, तो काशीपुर के टीला गांव में एक शख्स के अज्ञात लोगों ने ईंट से हमला कर हत्या कर दी। परिजनों ने करीब रिश्तेदार पर हत्या का शक जताया है। रामनगर के पीरुमदारा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। दिल्ली संपर्क क्रांति ट्रेन से कटकर हुई मौत। कान में हेडफोन लगाकर सुन रहा था गाना। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। पौड़ी के स्वीत ग्राम सभा में कई सालों से मोटर मार्ग खस्ता हाल है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। उधम सिंह नगर में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। विधायक पुष्कर धामी ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को किया सम्मानित। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन